हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीजी एकेडमी। एमसीजी एकेडमी के इस वीडियो में हम मौर्यन साम्राज्य को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के बारे में हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका सेट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। इसमें हम देखेंगे मौर्यन साम्राज्य के सेकंड किंग यानी बिंदुसार के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिताजी बिंदुसार। दोस्तों, बिंदुसार का जन्म 298 ईसा पूर्व से लेकर 278 ईसा पूर्व तक रहा है और इनका जो कार्यकाल है वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा जितना कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का बाद में रहा है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए, जो कि सामान्यतः मगध की राजगद्दी पर बैठ करके इन्होंने एक मध्यस्थता और ना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट और ना ज़्यादा लोएस्ट क्वालिटी दिखाने की कोशिश की, एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, जिससे मगध साम्राज्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, सुचारू रूप से आगे चल सके। दोस्तों, बिंदुसार सामान्यतः अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार का जो नाम है वो एक अमित्र घात भी है। इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला। दोस्तों, बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार और भद्रसार तथा जेल ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। यानी वायु पुराणों में बिंदुसार का नाम आपको भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से भी बिंदुसार को पुकारा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है कि स्ट्रैबो के अनुसार, एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, हिस्टोरियन हुए हैं स्ट्रैबो, जिन्होंने कहा है कि सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम का एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, जिसने मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी यहाँ पे माना था। और मेगस्थनीज की इंडिका में भी इनका काफ़ी अच्छा जो है वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का भी वर्णन हमें विस्तार से मिलता है, जो कि उनकी कार्यशैली को दिखाता है कि किस तरीके से उन्होंने तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय को एक चरमोत्कर्ष पर उन्हें पहुंचाने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो एक बेसिक फाउंडेशन है उसको भी उन्होंने बनाया। दोस्तों, इसके अलावा आप देख सकते हो कि इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। अर्थात इसका ये परिणाम हुआ कि सुसीम और अशोक ने मिल करके उन विद्रोहों को दबाया, रोका और तक्षशिला को सुव्यवस्थित रखा। इसी के अलावा दोस्तों, एथीनियस नाम का एक यूनानी लेखक हुआ है, जिसने कहा कि बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण और पत्र व्यवहार का वर्णन मिलता है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 चीज़ों की मांग की है। जिसमें पहली उन्होंने मांग की कि सूखी जंजीर, और दूसरी मांग की अंगूरी मदिरा, और एक दार्शनिक हमें यहाँ पे चाहिए। और भारतीय शासक ने इनको यहाँ पे मंगाने के लिए एक प्रस्ताव दिया फॉर दिस की एथीनियस नामक यूनानी लेखक ने ऐसा उनके बारे में बताया। दोस्तों, बिंदुसार सामान्यतः सीरियाई सम्राट के 2 चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और सीरिया की दो चीज़ें हैं उनको अपने यहाँ अट्रैक्ट करती थी, और भारतीय जो राजा महाराजा थे उनके लिए भी काफ़ी मनमोहक चीज़ थी, जैसे अंगूरी मदिरा और सूखी जंजीर। इसके अलावा भिजवादी, और परंतु तीसरी मांग के संबंध में कहा गया कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। यानी वहाँ से जो दार्शनिक आते हैं या भारतीय सम्राट जो दार्शनिक बाहर के बुलाते हैं, उनको यूनानी ऐसा कहते हैं कि हम यहाँ उनको बेच नहीं सकते। दोस्तों, मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने फिलाडेल्पस जिसको डायनोसिस या फिर हम कहें नामकार दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। ध्यान रखिएगा, फिलाडेल्पस ने डायनोसिस नाम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा, और यहाँ पे दिव्य दान से ज्ञान होता, और उसकी जो राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी हुआ था, जिन्होंने कहा कि पिलंगतबस निवास करता है, और बिंदुसार के काल में
यहाँ पे चाणक्य भी प्रधानमंत्री रहे। ध्यान रखिएगा, चाणक्य अशोक के समय पे भी रहे, चाणक्य बिंदुसार के समय पे भी रहे और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे भी रहे। लेकिन अशोक के लास्ट समय पीरियड में चंद्रगुप्त माफ कीजिएगा चाणक्य की यहाँ पर देहांत हो जाता है। अब थोड़ा सा हम अशोक के बारे में भी विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, अशोक का आप सभी जानते हैं कि बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक सामान्यतः आप देख सकते हो कि अशोक वास्तविक राज्याभिषेक जो अशोक का हुआ वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल हुआ करते थे। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध में शासन कर अपना अधिकार जमाया और सिंगली के अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन को हासिल किया। ऐसा कई जो जैन ग्रंथ हैं उनमें इस बात का जो है विवरण देखने को मिलता है। दोस्तों, अशोक सामान्यतः महाबोधि वंश तथा तारानाश के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके पूरा साम्राज्य अशोक ने खड़ा किया। और यूजुअली अशोक को उसके अभिलेखों ने सामान्यतः, जिसमें अगर हम देखें तो देवों का प्यारा यानी देवनंदीय नाम की उपाधि दी, यानी जो देवता हैं जो भगवान हैं उनका प्यारा अशोक को यहाँ पे माना गया। दोस्तों, अशोक का नाम उल्लेख मास्खी, गुर्जरा, नेटूर तथा उदयगोल अभिलेख में देखने को मिलता है, जिसमें पुराणों में अशोक वर्धन तथा दीपवंश में करकोली करमौली नाम यहाँ पे कहा गया। ध्यान रखिएगा, दीपवंश में करमौली। इसके अलावा राज्याभिषेक से संबंधित यहाँ पे हुआ कि मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा, यानी अशोक आप सभी जानते हो कि बुद्ध ग्रंथ को मानने वाला व्यक्ति था। और जैसे ही अशोक ने बुद्ध ग्रंथ को धारण किया, उस धारण करने में उपगुप्त नाम के एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा। और उपगुप्त ने अशोक को सही तरीके से गाइड करके कहा कि आपने जो महाविशालकाय विनाशक युद्ध में कई लोगों की जान ली है, कई लोगों को मारा है, तो उसका क्या परिणाम हुआ, उसका क्या आशय हुआ कि आपने इतने लोगों की हत्या करने के बावजूद भी वहाँ पे कलिंग में जो बहुत सारी तबाही मची है, जो बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, लोगों का देहांत हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है। तब अशोक बड़ी पीड़ा से और बड़े प्रफुल्लित होकर या उस भाव में हो गए कि उन्होंने अपना सारा युद्ध का जो पेशा है वो त्याग करके और बौद्ध धर्म की तरफ रुझान किया। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आपको नोट में बता देता हूँ कि 1750 में टीफे थैलर नाम के व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में उसको पढ़ा था। तो इस बात का भी एक ख्याल मिलता है कि जो अशोक का लोहे पिलर है वो हमें इस तरीके से अशोक के बारे में बताता है। दोस्तों, थोड़ा कलिंग युद्ध की अगर हम बात करें तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया और यह वर्तमान में ओडिशा के दक्षिण भाग में स्थित है। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है और कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीतियों और सदा के लिए त्याग दी और बौद्ध धर्म का धारण कर लिया। दोस्तों, कई अभिलेखों में यह बात भी स्पष्ट है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण के कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़, गुजरात से लेकर पूर्व के बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। और अशोक ने इसी विस्तार को और विस्तृत करने के लिए अपने पुत्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को यहाँ पे श्रीलंका भेजा और म्यांमार भेजा कि आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें और साथ ही साथ जो मगध साम्राज्य है उसको भी आप कहीं ना कहीं फैलाने का वर्क करें। दोस्तों, यहाँ पे कल्हड़ लिखते हैं अपनी राजतरंगिणी बुक में कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था, लेकिन वहाँ पे धर्मऋणी और बिहार के अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई और कश्मीर में
में श्रीनगर से लेकर और नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, मैत्री नगर नेपाल में और देवपत्तम नामक शहर भी उन्होंने बसाया। अब थोड़ा सा दोस्तों अशोक के धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, बाद में वह बौद्ध हुए। और राज तरंगणी यानी कलण कहते हैं कि अशोक शैव वंश का अनुयायी था, यानी भगवान शिव को मानने में वो ज़्यादा रुचि रखते थे। और इस अभिलेखों में सर्वत्र उन्हें देवनागपी यानी प्रिय दासी यानी भगवान का पुत्र कहा जाता है, जो कि देवताओं के प्रिय होने के कारण और वो सुंदर सबसे हिंदू धर्म में आस्था संकेत भी देखने को मिलता है। और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए भी अशोक ने बहुत सारे यहाँ पे वर्क किए। इसके अलावा दोस्तों सिंगली अनुश्रुतियों दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने पहले शासन के चौथे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व को से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक के चौथे शासनकाल की बात है। उनके बड़े भाई सुमन पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को धारण किया। दोस्तों उपगुप्त नाम का जो व्यक्ति था, ये बौद्ध भिक्षु थे। वो अशोक के बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी उनको शिक्षाएं दी, बहुत सारा उनको मोटिवेट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई तरीके से उन्होंने कलिंग के युद्ध की प्रभावशीलता से भी अशोक के हृदय परिवर्तन करने का प्रयास किया। दोस्तों अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बौद्ध गया के यात्री और उनके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया, जो कि लुम्बिनी ग्राम के उसके मुक्त घोषित कर दिया तथा केवल 18वें भाग के रूप में लेने की घोषणा की। लुम्बिनी चूंकि बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान है लुम्बिनी, यहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल में चूंकि पड़ता है, तो यहाँ पे भी अशोक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। दोस्तों इस भाव से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बौद्ध धम्म तथा संघ का अभिवादन करते हैं और सारनाथ में सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी अशोक के बौद्ध होने के कारण या बहुत सारे हमें अनुरूप देखने को मिलते हैं। दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वहाँ के आखेट तथा बिहार यात्री रोक दी। उसके अलावा स्थान पर धर्म यात्रा भी प्रारंभ कर दी और महात्मा बुद्ध के चरणों में पवित्र हुए स्थानों पर गया और पूजन एवं उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार रहा कि गया बोध, उसके बाद अशोक ने कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती जैसे स्थानों पर भी बौद्ध धर्म का प्रचलन करवाया। दोस्तों अगर हम एक प्रवर्तक की बात करें या धर्म प्रचारक की बात करें तो अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र, चूंकि अशोक की दोनों पुत्रियां थीं, इनको श्रीलंका भेजा। महारक्षित को उन्होंने यवन देश भेजा और यहाँ पे मझिम को यहाँ पे हिमालय वर्ती देश में भेजा। महादेव को यहाँ पे उन्होंने महेशमंडल यानी मैसूर भेजा और महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, सोन तथा उत्तरा को सुवर्ण भूमि और मध्य झांतिक को कश्मीर और गंधार भेजा, जिससे वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें और बौद्ध धर्म का बहुत दूर दूर के देशों में भी प्रचार कर सकें। दोस्तों अशोक ने अपनी प्रज्ञा के नैतिक उत्थान के लिए निज नियमों की अहिंसा प्रस्तुत की। इसके अलावा वो अभिलेखों में धम्म कहा गया। धम्म संस्कृत के धर्म से निकला हुआ एक वर्ड है जो कि प्राकृत रूपांतर और बौद्ध के धम्म को परिभाषित करता है, जिसमें उन्होंने राहुलोवाद शुद्ध से भी इसको कंपैरिजन किया जा सकता है या इससे उसका समायोजन किया जा सकता है। दोस्तों स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत यह है कि अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में अशोक के गुण को बताया और इस प्रकार उन्होंने साधुवाद या हम कहें साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दया, कल्याण आदि की भी भावना उन्होंने प्रस्तुत की। बिहार यात्रा के बाद वह प्रचलन यात्रा को अशोक ने अपने 8वें अभिलेख में धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया और अशोक ने अपने धम्म के प्रयास प्रचार के लिए नियुक्त रज्जुकुर को प्रादेशिक एवं एक्युयुक्तों से यह ज्ञात किया कि वे अपने
प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण और जनता के धर्म, प्रदेश और अभिलेखों के अनुसार वहाँ पे अनुसंधान करेंगे। इसी को ध्यान में रखकर अशोक ने अपने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका आदि देशों में अपने राजदूत जो हैं उन्होंने अपने एज ए राजदूत, जो कि उनके सगे संबंधी भी थे, उनको वहाँ पे जाके भेज करके धर्म का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, भारत में अभिलेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था और अशोक के अभिलेखों में राज्य देश के रूप में जारी किए गए वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता से संबंधित किया। अशोक के अभिलेखों का विभाजन आपको यहाँ पे निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है कि अशोक किस तरीके से जो अभिलेखों का उसका रूपांतरण करता है। जैसे शिलालेख में 2 वर्ग, बृहद एवं लघु शिलालेख में उन्होंने बांटा, जिसमें स्तंभलेख, इसमें दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख में विभाजित किया। इसके अलावा गुहालेख, एक गुफाओं में ज़्यादातर इसको लिखा जाता था, जो कि गुफाओं में रहने वाले छोटे या बड़े जनजातीय लोग हैं वो भी इसका अनुसरण कर सकें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 और जो 8 स्थानों पर प्राप्त हुए, कुछ सोर्सों में 7 स्थान पर भी हमें वो देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा अगर अभिलेखों की हम बात करें अशोक की, तो आप चार्ट आपके सामने शो हो रहा होगा, आप इसमें देख सकते हो कि साहिवाजगढ़ी ये आपका पेशावर पाकिस्तान में है, और इसके अलावा मानसेहरा, हाजरा ये भी आपका पाकिस्तान में है, कालसी ये देहरादून उत्तराखंड में, गिरनार ये आपका जूनागढ़ गुजरात, धौली पुरी में है उड़ीसा में, जोगढ़ ये आपका गंजम यानी उड़ीसा में, सोपारा थाने महाराष्ट्र, एर्रागुड़ी ये आपका कुर्नूल में है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मास्की ये रायचूर कर्नाटका, गुजरात दतिया मध्य प्रदेश में, ब्रह्मगिरी ये मैसूर कर्नाटक में है, भाब्रू ये बेराठ राजस्थान, अहर्रा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, जोस्टिक रामेश्वरम ये आपका कर्नाटका में, सासाराम बिहार में, राजुल मंडगिरी ये आपका कुर्नूल ये भी आंध्र प्रदेश में है, गोबीमठ मैसूर कर्नाटका, सारोमारो ये आपका मध्य प्रदेश, और निट्ठूर ये आपका कर्नाटका, उदय गोलम ये आपका बेल्लारी कर्नाटका, और सन्नती ये आपका कर्नाटका में। आप दोस्तों बगल में यहाँ मैप भी बना हुआ है, तो आप इसको रीड कर सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और 6 भिन्न स्थानों पर हमें पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए, जिसमें से दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख और रामपुरवा स्तंभ लेख जैसे प्रमुख हमें लेख देखने को मिलते हैं। दोस्तों कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, अतः उन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम में अलग रखा गया और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार के लघु स्तंभ लेख यहाँ पे सांची, सारनाथ, रुम्मीदेई आदि स्थलों पर मिले हैं। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, दीर्घ तथा लघु लेख एवं गुहा लेखकों की लिपि है ब्रह्मी, और ब्रह्मी लिपि में भी अशोक के हमें सारे लेख देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ब्रह्मी लिपि में ये लेख मिलते हैं, फिर बाद में उनको कोऑर्डिनेट कर या इसकी कोडिंग को क्लियर करके उसको हिंदी में या अदर भाषाओं में रूपांतरित किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 अभिलेखों में, जिसमें साहिवाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्रह्मी न होकर के खरोष्टी है, और खरोष्टी लिपि दाई से बाई की ओर लिखी जाती है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय यहाँ पे प्रशासनिक, और रुम्मीदेई अभिलेख को सर्वाधिक छोटा अभिलेख का विषय यहाँ पे आर्थिक रूप से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर MCG चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।